हेलो नमस्ते, मैं दरवेश आनंद आप सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार दरवेश आनंद ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। बाबू, आज हम 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 13 गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन चैप्टर से बिहार बोर्ड के द्वारा जो 16 वर्ष में प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को क्रमवार करेंगे, है ना। अर्थात चैप्टर 13 से बिहार बोर्ड 16 वर्षों में जितने भी प्रश्न पूछा है उस सबको हम एक ही वीडियो लेक्चर में क्रमवार सॉल्व करेंगे। चलो समय को बचाते हुए हम प्रश्न पे चलते हैं। क्या है हमारा प्रश्न भाई? तो हमारा प्रश्न है बाबू कि उत्तल सतह के लिए दिए गए सूत्र को स्थापित करें, है ना। उत्तल सतह के लिए एक सूत्र दिया गया है μ2 माइनस μ1 अपॉन r इज इक्वल टू μ2 बाई v माइनस μy, माफ करो μ1 बाई u। ये प्रश्न हमसे 2 बार पूछा गया है, एक बार पूछा गया है 2015 में और एक बार पूछा गया है 2020 में, है ना। समय को बचाने के लिए पहले ही यहाँ पर भूमिका को लिख दिया गया है, बड़ा शॉर्ट में लिखा गया है जिससे आप कंफ्यूज भी ना हो। क्या है भाई कि माना एक उत्तल गोलीय सतह जो μ1 तथा μ2 अपवर्तनांक वाले माध्यम को अलग अलग करता है, जिसके मुख्य अक्ष के बिंदु O पर वस्तु स्थित है जिसका प्रतिबिंब I पर बनता है ना। तो चलिए इसके लिए हम यहाँ पर चित्र बना दे रहे हैं। हमारे पास एक उत्तल गोलीय पृष्ठ है, ये रहा हमारा उत्तल गोलीय पृष्ठ, ये रहा हमारा उत्तल गोलीय पृष्ठ। ये इसका हम मुख्य अक्ष ड्रॉ कर दे रहे हैं, है ना। ये रहा इसका मुख्य अक्ष, ठीक है। और मुख्य अक्ष पर एक बिंदु है भाई, मुख्य अक्ष पर एक बिंदु है, यहां पर ध्यान दो। लो, मुख्य अक्ष पर एक बिंदु हमने ले लिया O। ये नहीं बोल रहा है कि मुख्य अक्ष के बिंदु O पर वस्तु स्थित है। ये मुख्य अक्ष के बिंदु O पर एक वस्तु यहां पर हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया, कोई दिक्कत? ये जो उत्तल गोलीय पृष्ठ है दो माध्यमों को अलग अलग करता है। मान लेते हैं कि इस साइड में माध्यम 1 है और यहां पर आपका माध्यम 2 है। माध्यम 1 का अपवर्तनांक μ1 है और माध्यम 2 का अपवर्तनांक μ2 है। कोई दिक्कत? उम्मीद है कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब बाबू यहां से मान लेते हैं कि एक किरण, अर्थात ऑब्जेक्ट से एक किरण इस गोलीय अपवर्तक पृष्ठ पर आकर के पड़ती है। थोड़ा सा हम कलर को चेंज कर देते हैं जिससे आपको अच्छे से दिखाई दे। बाबू, वस्तु से एक किरण गोलीय अपवर्तक पृष्ठ पर आकर के पड़ती है। जिस बिंदु पर आकर के पड़ती है उस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं, उस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। अब बाबू किसी भी गोलीय सतह पर आप जब लंब डालते हो तो वह केंद्र से होकर के जाता है ना। तो ये जो आपतन सतह है अर्थात आपतन बिंदु है, माफ कीजिएगा आपतन बिंदु है। अब हम क्या करते हैं कि इस आपतन बिंदु पर अभिलंब डाल देते हैं। तो ये रहा आपतन बिंदु पर अभिलंब। और कभी भी आपतन बिंदु पर अभिलंब जब आप डालिएगा तो वह गोलीय, अगर गोलीय सतह होगा तो उस गोलीय सतह के केंद्र से होके जाएगा, सी से होके जाएगा, है ना। अब आप एक चीज देखोगे कि प्रकाश हमेशा, नेचर ऑफ लाइट में आप लोगों ने पढ़ा था कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में जाना चाहती है। तो यहां पर क्या होगा कि प्रकाश सीधी रेखा में जाना चाहेगी, ये ऐसे जाना चाहेगी, परंतु ऐसे नहीं जाएगी क्योंकि जिस आपतन बिंदु पर यह पड़ रही है वहां पर दो माध्यमों को अलग अलग किया जा रहा है। अर्थात प्रकाश का माध्यम परिवर्तन हो रहा है और जब प्रकाश का माध्यम परिवर्तन होता है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है, अर्थात अपवर्तित हो जाती है। उस प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो अपवर्तन 2 तरीके से हो सकता है, एक अभिलंब से किरण पास आएंगी और दूसरा अभिलंब से किरण दूर जाएगी। पास और दूर जाने का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी, और जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब के तरफ झुकेगी। हम क्या कर रहे हैं कि माध्यम 1 को हम सघन मान ले रहे हैं। क्या मान ले रहे हैं भाई? माध्यम 1 को हम सघन माध्यम मान ले रहे हैं, सघन माध्यम, माफ करो इसको हम विरल मान लेंगे। माध्यम 1 को हम विरल माध्यम मान ले रहे हैं और माध्यम 2 को हम सघन माध्यम मान ले रहे हैं।
और जब प्रकाश सघन माध्यम से, माफ करो, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब के तरफ झुकती है, अभिलंब के तरफ झुकती है। तो ये सीधे जाना चाहती है ना, तो सीधे ना जा करके ये अभिलंब के तरफ झुकेगी, इधर की ओर झुकेगी। और एक किरण वास्तव में यहां से ऐसे सीधे आ रही है, एक किरण ऐसे सीधे आ रही है। आप देख रहे हो कि दोनों किरण यहां पर एक दूसरे को काट रही है, तो जहां पे काटेगी वहां प्रतिबिंब बन गया आई। अब बाबू ये थी आपतित किरण। तो आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे हम आपतन कोण कहते हैं। ये थी आपकी अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे अपवर्तन कोण आर कहते हैं। अब थोड़ा सा नाम दे देते हैं। मान लेते हैं कि इस बिंदु का नाम M है और इस बिंदु का नाम, इसका नाम हम P दे देते हैं और इसका नाम हम Q दे देते हैं। कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज आप देख रहे हो कि एंगल OM और Q का मान I है और ये क्या है, तो ये आपतन कोण है, आपतन कोण है। एंगल CMI, CMI का मान कितना है, R है। और ये क्या है, तो ये अपवर्तन कोण है, ये अपवर्तन कोण है। कोई दिक्कत? उम्मीद है कि आपको दिक्कत नहीं होगा। अब यहां पर हम स्नेल के नियम को अप्लाई कर देंगे। अब क्या करेंगे, स्नेल के नियम को अप्लाई कर देंगे। अब स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से साइन I अपॉन साइन R बराबर कैसे लिखते हैं, तो बाबू साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू एक नियतांक होता है और वह नियतांक अपवर्तनांक होता है। और अपवर्तनांक को किससे लिखते हैं, म्यू से लिखते हैं। अब नंबर देंगे तो देखो कैसे लिखेंगे भाई। जिस माध्यम में किरण जाती है उसको पहले, तो किरण किस में से आ रही है, एक में से, किस में जा रही है, दो में, तो जिसमें जाती है उसको पहले, जिसमें से जाती है उसको बाद में लिखा जाता है। अब अलग अलग अपवर्तनांकों को लिखना चाहोगे तो जो पहले होता है वो ऊपर आता है μ2 और जो बाद में होता है वो नीचे आता है μ1। तो यहां पर आप ऐसे तिरछा तिरछा गुना कर दो, क्या हो जाएगा, साइन I, या ऐसे कर दो μ1 साइन I, μ1 साइन I इज इक्वल टू μ2 साइन R। इक्वेशन नंबर आप इसको 1 दे दो। अब बाबू यदि अपवर्तक का द्वारक छोटा है, यदि अपवर्तक का द्वारक क्या है, छोटा, यह अपवर्तक सतह है, इसका द्वारक छोटा है, छोटा के लिए हम पढ़ते हैं, यदि अपवर्तक का द्वारक छोटा है तो कोण भी छोटा होगा, तो कोण भी छोटा होगा। और स्मॉल एंगल के लिए, छोटे एंगल के लिए हम साइन I को I लिख सकते हैं एंड साइन R को R लिख सकते हैं। बड़ा सिंपल है, साइन I को I लिख सकते हैं और साइन R को R लिख सकते हैं। अब बाबू एक चीज का ध्यान आप दीजिएगा, ये कहां से लिख सकते हैं, इसको आप देखना चाहते हो तो जा करके प्लेलिस्ट में जाइएगा और 11th क्लास में बेसिक क्लास होगा, उसमें प्रूफ किया गया है, इसको दिखाया गया, समझाया गया कैसे होता है। साइन I को हम I कैसे लिख देते हैं और साइन R को R कैसे लिख देते हैं। कोई दिक्कत? चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब बाबू तो क्या हो जाएगा समीकरण 1 से, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं भाई, थोड़ा सा क्या, ज्यादा ही ऊपर करते हैं क्योंकि अब आगे सॉल्व करने हैं ना, अब ऊपर नीचे करते रहना पड़ेगा हमको। सर ऊपर नीचे करते रहेंगे तो पढ़ाएंगे कब? तो क्या हो जाएगा, हो समीकरण 1 से क्या था, μ1
साइन आई को क्या लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर था, साइन आर को क्या लिख सकते हैं, आर। यहां पे आप इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दीजिए। चलिए हम एक नए सिरे से पुनः यहां पे स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना, यहां से स्टार्ट करते हैं हम सॉल्व करना। लो अगला पेज क्या हो जाएगा सर जी, तो अब हमारा लक्ष्य ये होगा कि आई का मान निकाल ले और आर का मान निकाल ले, हमारा काम हो जाएगा। अब नीचे आओ, आई कैसे निकलेगा भाई, आई कैसे निकलेगा भाई, है ना, यहां पर देख लो आई कैसे निकालेंगे। अब ट्रायंगल यहां पर देखो एम ओ सी, तो इसमें सभी एंगलों के नाम हम दे देते हैं बाबू। यहां पर देखो इस एंगल का नाम मान लो हम अल्फा दे दिए, इस एंगल का नाम हम बीटा दे दिए और इस एंगल का नाम हम गामा दे दिए। तो ट्रायंगल एम ओ सी में, एम ओ सी में बाबू वही बेसिक क्लास में आपको मिलेगा, उसी लेक्चर में जिसमें साइन आई को आई और आई को साइन आई, अर्थात साइन थीटा को थीटा और थीटा को साइन थीटा हम लिख दे रहे हैं। कैसे लिख रहे हैं उस वीडियो में पता चलेगा। उसी लेक्चर में है आपको कि किसी त्रिभुज के 2 अंतः कोणों का योग एक बाह्य कोण के बराबर होता है। तो यहां पर एक ट्रायंगल हमने लिया है एम ओ सी, ये वाला ट्रायंगल देख लो, ये वाला कोई दिक्कत। इस ट्रायंगल में 2 अंतः कोण है अल्फा प्लस बीटा, 2 अंतः कोणों का योग एक बाह्य कोण के बराबर होगा। यहां पर बाह्य कोण कितना है, यहां पर देखो आई, अर्थात आई का मान आ गया अल्फा प्लस बीटा। इसी प्रकार ट्रायंगल यहां पर ले लो एम आई सी में, थोड़ा सा इसको हम ऊपर करते हैं कि आपको ये दिखे भी और समझ में भी आए। चलो अंतःकोण कितना है, आर प्लस गामा इज इक्वल टू बाह्य कोण वो कितना है, बीटा। तो आपके पास आर का मान आ जाएगा बीटा माइनस गामा। कोई दिक्कत, उम्मीद है कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब हम क्या कर दे रहे हैं, समीकरण 2 में मान रखने पर रखो तो कितना हो जाएगा, म्यू1 और आई का मान कितना, अल्फा प्लस बीटा। तो लिख दो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू म्यू2 और आर का मान कितना, बीटा माइनस गामा। अब गुना कर दो तो हो जाएगा म्यू1 अल्फा प्लस म्यू1 बीटा इज इक्वल टू म्यू2 बीटा माइनस म्यू2 गामा। इसका नाम दे दो आप इक्वेशन नंबर 3। एक पॉइंट को लेकर के हम चल रहे हैं, आपको कहीं परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब क्या करेंगे भाई, इसके बाद फिर वही कहानी कि यदि अपवर्तक का द्वारक छोटा है अतः कोण क्या होगा, छोटा होगा। कौन सा कोण का बात करेंगे, उस समय हम आई और आर का मान की बात कर रहे थे, अब हम अल्फा बीटा गामा की बात करेंगे। चूंकि अपवर्तक का द्वारक छोटा है अतः कोण भी क्या होगा, छोटा होगा। और जब कोण छोटा होगा अर्थात अल्फा बीटा और गामा का मान कम होगा, बहुत कम होगा। अल्फा बीटा गामा भी क्या होंगे, छोटे होंगे। तो अल्फा को हम लिख देंगे भाई tan अल्फा,
बीटा को लिख देंगे भाई हम tan बीटा, और गामा को हम लिख देंगे भाई tan गामा। बाबू छोटे एंगल के लिए थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा, और साइन थीटा को लिख सकते हैं आवश्यकता पड़ने पर थीटा। टैन थीटा को हम लिख सकते हैं थीटा, और थीटा को लिख सकते हैं टैन थीटा। ये आवश्यकता पड़ने पर हम कर सकते हैं, परंतु कॉस के केस में ये नहीं होता है। कॉस के केस में ये नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? आप जाकर के वीडियो लेक्चर को देख सकते हो। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि प्लेलिस्ट में जाइएगा, 11th फिजिक्स के बेसिक क्लास में जाकर के आप देख लीजिएगा, स्मॉल एंगल एप्रोक्सीमेशन के नाम से आपका वह वीडियो मिलेगा। कोई दिक्कत? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्या है भाई आगे की कहानी? अब सुनो, tan थीटा बराबर p बाई बी, p बाई बी, p बाई बी। बड़ा अच्छा कहानी है सर। p, अब थोड़ा पुनः हमको नीचे चलना पड़ेगा। सर कितना आप करेंगे इधर से उधर, वीडियो को तो एकदम से नीचे से ऊपर करके रख दिए। चलिए कोई नहीं, नीचे और करना पड़ेगा। थोड़ा छोटा कर दे क्या? छोटा कर दे क्या? हाँ थोड़ा छोटा कर दिए भाई, माफ करना, माफ करना सर जी, माफ क्या करना, आपको तो हम हमेशा माफ करते हैं। क्या दिख रहा है? थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। आ जाओ और छोटा हो जा थोड़ा सा। नहीं बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, माफ कीजिएगा सर जी, थोड़ा सा हमको देख लेने दो ना। 87, हाँ ठीक है। चलो अब ठीक है। यहां पर देखो, अब थोड़ा दिखेगा तो आपको मजा आएगा। tan अल्फा p बाई बी, कलर चेंज करने दो, p बाई बी tan अल्फा, अल्फा वाला ये है ना, ये त्रिभुज। अब हम क्या कर रहे हैं, यहां से एक लंब डाल दे रहे हैं। लो ये लंब डाल दे रहा है, ये रहा लंब हो गया। इसका नाम है, उसका m था तो इसका हम n नाम दे देते हैं n। कोई दिक्कत? उम्मीद है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आप देख लीजिए, तो tan अल्फा ये त्रिभुज आपका हो गया, ये वाला, ये वाला, ये वाला है ना। हटाते हैं उसको जो हम ओवर कलर किए थे। tan थीटा बराबर p बाई बी, परपेंडिकुलर का मान कितना है? mn, mn, या अगर mp बोलना चाहते हो तो mp भी लिख सकते हो। लो mp ही लिखते हैं, mp अपॉन b, बेस कितना? op। बीटा वाले के लिए p बाई बी, बीटा वाले के लिए पर ये त्रिभुज हो जाएगा। तो अभी भी आपका परपेंडिकुलर वही है mp अपॉन बेस कितना है? pc। गामा वाले के लिए आपका त्रिभुज ये वाला हो जाएगा। अभी भी परपेंडिकुलर आपका वही है mp अपॉन बेस कितना हो जाएगा? ip, ip। कोई दिक्कत? उम्मीद है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बाबू चित्र की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, आपका काम भी हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम ऊपर चलते हैं, अब चित्र के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हमारा काम हो जाएगा। अब आप क्या कीजिए, बड़ा सिंपल सी कहानी है। अब आप क्या कीजिए, समीकरण 3 में अल्फा बीटा तथा गामा का मान रखने पर, रखो तो μ1 tan अल्फा प्लस μ1 tan बीटा इज इक्वल टू μ2 tan बीटा माइनस μ2 tan गामा। रख दो μ1 इंटू tan अल्फा mp अपॉन op प्लस μ1 tan बीटा, कितना हो जाएगा tan बीटा का मान? mp अपॉन pc इज इक्वल टू μ2 इंटू tan बीटा का कितना?
एम पी अपॉन पी सी माइनस म्यू टू इंटू टेन गामा कमन एम पी अपॉन आई पी। सब जगह देखो आपका एम पी कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना। तो क्या होगा भाई, सब जगह आपका एम पी कैंसिल हो गया। तो क्या आया सर जी, तो हो गया ये म्यू वन अपॉन ओ पी प्लस म्यू वन अपॉन पी सी इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन पी सी माइनस म्यू टू अपॉन आई पी। कोई दिक्कत? उम्मीद है कि आपको कोई परेशानी नहीं हो रही होगी, है ना। चूंकि अपवर्तक का पृष्ठ छोटा है, अतः बिंदु P या ऐसे लिखो बिंदु N P के पास होगा, बिंदु N P के पास होगा। यहां पर आप देख सकते हो, देखो ये अपवर्तक का पृष्ठ छोटा है तो ये N किसके पास आते जाएगा, जैसे जैसे छोटा करेंगे ना ये N P के पास आ जाएगा, मतलब N P एक ही चीज हो जाएगा, एक ही बिंदु हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो N P के पास होगा, तो पास होगा तो हम क्या लिख देंगे भाई, N इज लगभग इज इक्वल टू P, मतलब कि जहां जहां P है वहां वहां हम N लिख सकते हैं। तो लिखो तो भाई कितना हो जाएगा, म्यू वन अपॉन ओ एन प्लस म्यू वन अपॉन पी एन इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन, माफ करो, ओ पी सी है ना, गलत लिख रहे हैं बाबू। P के जगह पर हम N लिखेंगे ना, तो आपका हो गया म्यू वन अपन ओ एन प्लस म्यू वन अपन एन सी, है ना। N की जगह पर P की जगह पर N लिखेंगे तो एन सी इज इक्वल टू म्यू टू अपन एन सी, है ना, माइनस म्यू टू अपन आई एन। इसका नाम दे दो आप इक्वेशन नंबर 4। चूंकि ओ एन इज इक्वल टू कौ मिला, यहां पे ओ एन मिला, एन सी मिला और आई एन मिला। आपको हम समझा देते हैं फिर यहां पे लिख देते हैं। यहां पर देखो ओ एन एन सी आई एन, ओ एन ओ एन क्या है, वस्तु की दूरी ना, वस्तु की दूरी, और वस्तु की दूरी इधर है, जिधर से किरण आ रही है उसके ऑपोजिट साइड में किरण इधर आ रही है ना, किधर किरण आ रही है, इधर किरण इधर आ रही है और वस्तु इधर है किरण के ऑपोजिट साइड में, तो आपका माइनस। तो ये ओ एन वस्तु की दूरी, सी एन वक्रता त्रिज्या, सी एन वक्रता त्रिज्या ये केंद्र था ना, तो ये वक्रता त्रिज्या हो जाएगा आपका, और आई एन प्रतिबिंब की दूरी, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, केवल वस्तु की दूरी निगेटिव होगा, है ना। चलिए तो हम लिख देते हैं यहां पर, सिंपल है बाबू। ओ एन क्या है, वस्तु की दूरी, एन सी वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, आई एन प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। वस्तु की दूरी को u से लिखते हैं, वक्रता त्रिज्या को r से लिखते हैं और प्रतिबिंब की दूरी को v से लिखते हैं। बाबू वक्रता त्रिज्या भी पॉजिटिव होगा, प्रतिबिंब की दूरी भी पॉजिटिव होगी, बस वस्तु की दूरी नेगेटिव होगी, क्योंकि किरण जिधर से आ रही है उसके अपोजिट साइड में जा रहा है, और किरण जिधर से आ रही है उधरे का वक्रता त्रिज्या भी पड़ेगा p से, पोल से, है ना, जहां से दूरी हम मापते हैं, और प्रतिबिंब भी आपका इधर ही बन रहा है, तो वो भी पॉजिटिव होगा। समीकरण 4 में मान रखने पर, 4 में मान रखने पर रखो तो क्या हो जाएगा, म्यू वन अपॉन माइनस यू, ओ एन माइनस यू प्लस
μ1 अपॉन आर इज इक्वल टू μ2 अपॉन आर माइनस μ2 अपॉन भी। इसको आप क्या करो कि इधर ला दो, तो ये माइनस में है ना, इधर आएगा तो प्लस में, तो हो जाएगा μ2 बाई भी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल टू μ2 बाई आर, और ये प्लस में है ना तो इधर आएगा तो माइनस μ1 बाई आर। तो हो जाए कितना हो गया μ2 बाई भी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल टू आर, आर का एलसीएम आर, तो हो जाएगा आपका μ2 माइनस μ1। क्या हमें यही प्रूफ करना था? तो जी सर, हमको यही प्रूफ करना था। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ये बेसिक क्लास है और आपको बेसिक, माफ करो, ये रिवीजन क्लास है और आपको रिवीजन की तरह ही पढ़ाया जा रहा है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, है ना। तो चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या है हमारा अगला प्रश्न भाई, देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि एक सूक्ष्मदर्शी को 1 इंच की दूरी पर अवस्थित करने के लिए उपयोग किया जाता है। एक सूक्ष्मदर्शी को 1 इंच की दूरी पर अवस्थित वस्तु के लिए उपयोग किया जाता है। यदि m बराबर 5, आवर्धन क्षमता 5 गुना करनी है, ठीक है, आवर्धन दिया है, तो प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी होगी। यह प्रश्न 2018 में पूछा गया है। अच्छा प्रश्न है और लल्लू पल्लू भी है। देख लो कैसे भाई। वस्तु की दूरी u बराबर दी गई है 1 इंच, 1 इंच, ठीक है, बढ़िया है भाई। वस्तु की दूरी माइनस में होगी, आगे m दिया गया हमको 5 गुना, ठीक है, m का मान 5 है, बन जाएगा। चूंकि m बराबर v अपॉन u होता है, तो m का मान 5 इज इक्वल टू v अपॉन u का मान -1, मतलब v बराबर -5 इंच। इंच में लिए u का मान, तो v भी आपका इंच में ही आएगा। अब लेंस के लिए u भी f में संबंध से, लेंस के लिए u भी f में संबंध जो होता है क्या होता है, 1 अपॉन f बराबर 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u, अर्थात 1 अपॉन v का मान कितना -5, माइनस 1 अपॉन u का मान कितना -1, तो आपका हो जाएगा -1/5 माइनस माइनस प्लस 1/1, एलसीएम कितना 5, तो 5 एकम 5, 1 एकम 1, अब प्लस 1 5 5, मतलब 5 एकम 5, तो आपका 1 अपॉन f का मान हो जाएगा 4/5, तो f का मान कितना आएगा, f का मान आएगा 5/4, पलट जाएगा ना, इसको पलटेंगे तो ये भी पलट जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा 4 एकम 4, 1 बचा, दशमलव देंगे तो 10, 4 दूनी 8, 2 बचा, दशमलव से तो 4 5 20, इतना इंच, 1.25 इंच, 1.25 इंच, ये कहाँ आया रे, सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या दिक्कत है किसी को? उम्मीद है कि कोई परेशानी आपको नहीं होगी। चलिए तो हम चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। क्या है हमारा अगला प्रश्न भाई? तो हमारा अगला प्रश्न है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अभिसारी उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस की फोकस पॉजिटिव होती है +20 सेंटीमीटर। फोकस दूरी वाले अभिसारी लेंस से वस्तु के दुगुना आकार का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को लेंस से डैश दूरी पर रखना होगा। कितनी दूरी पर वस्तु को हम रखेंगे लेंस से? ठीक है, आसान है। दुगुना आपको प्राप्त करना है, आवर्धन आपका 2 दिया गया है। चूंकि m बराबर v अपॉन u, तो 2 बराबर v अपॉन u, मतलब कि v बराबर 2u,
अब 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो आपका क्या हो जाएगा 1/f बराबर 1/v का मान कितना 2u अब माइनस 1/u। एलसीएम आपका कितना आ जाएगा 2u मतलब 1 माइनस 2। तो आपका हो जाएगा 1/f बराबर माइनस 1/2u माने f बराबर माइनस का 2u। कोई दिक्कत? और सर f का मान दिया है, f का मान कितना दिया गया है 20 इज इक्वल टू माइनस का 2u। तो आपका u बराबर कितना हो जाएगा तो माइनस का 20/2 मतलब कि माइनस का 10 सेंटीमीटर। क्या कहीं पे आंसर है -10? सर u बराबर 20, u बराबर -50, u बराबर -30, -10 है ही नहीं, तो इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा डी। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलो तो हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या है हमारा अगला प्रश्न भाई? तो हमारा अगला प्रश्न है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से कितनी दूरी पर किसी वस्तु को रखा जाए कि उसका 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त हो सके। यह प्रश्न 2016 में पूछा गया है। बड़ा सिंपल है। चलो देखो कौन सा उत्तल लेंस है, पॉजिटिव होगा फोकस 15 सेंटीमीटर प्लस का। m का मान हमको दिया गया है, m का मान कितना दिया गया है तो क्या है 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब 3 दिया गया है। तो कितनी दूरी पर वस्तु को रखा जाए, वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाए, u बराबर वाट। सिंपल है कि चूंकि m बराबर v/u मतलब कि 3 बराबर v/u मतलब कि v बराबर 3u। अब u v f में संबंध से 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो क्या हो जाएगा आपका भाई तो 1/f बराबर 1/v का मान कितना है 3u माइनस 1/u मतलब 1/f बराबर 3u। तो ये हो जाएगा 3u में 1 और माइनस 3 मतलब 1/f बराबर -2/3u। तो f का मान कितना दिया गया है 15 ना, तो हो जाएगा 1/15 बराबर -2/3u। तो 3u में 1 से करेंगे तो 3u बराबर 15 दूनी माइनस का 30, 3 दहिया 30 अर्थात u बराबर माइनस का 10 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा हमारा। यह प्रश्न हमसे 2016 में पूछा गया था। देखो कितना आसान आपका प्रश्न रहा है ना। तो चले अगले प्रश्न की ओर। क्या है भाई हमारा अगला प्रश्न कि पतले लेंस के लिए नीचे दिया हुआ सूत्र स्थापित करें। यह प्रश्न 2012, 21 और 23 3 बार पूछा गया है। क्या है फॉर्मूला भाई 1/f इज इक्वल टू ये म्यू है, म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 है ना। जो जैसा कि पहले भी बहुत सारे प्रश्नों में समय को बचाने के लिए भूमिका को पहले से लिखा गया था, वैसे ही यहां भी लिखा गया है। क्या है भाई तो माना कि एक पतला लेंस वायु में रखा है, वायु के सापेक्ष लेंस का अपवर्तनांक म्यू है तथा इसके पहले और दूसरे पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या r1 तथा r2 है। तब बाबू मान लेते हैं कि चारों तरफ वायु फैला हुआ है, उसमें एक पतला सा लेंस रखा है। तो जब लेंस वायु में रख दिए तो इधर भी क्या होगा वायु होगा, इधर भी क्या होगा वायु होगा। कोई दिक्कत? अब बाबू ये मान लेते हैं इसका मुख्य अक्ष हो गया, ये इसका प्रकाशिक केंद्र O हो गया, ये इसका ध्रुव P1 पहले पृष्ठ का और इस दूसरे पृष्ठ का ध्रुव P2। मान लेते हैं पहले पृष्ठ की त्रिज्या R1 और दूसरे पृष्ठ की त्रिज्या R2 है। कोई दिक्कत? उम्मीद है कि कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। अब बाबू वायु के सापेक्ष लेंस का अपवर्तनांक दिया गया है, तो मान लेते हैं कि ये आपका वायु जो माध्यम है ये μ1 है, μ1
तो इसका मान 1 हो जाएगा, क्योंकि वायु का अपवर्तनांक 1 होता है। तो इधर भी वायु है, इधर भी आपका μ1 1, और वायु के सापेक्ष इस लेंस का अपवर्तनांक म्यू है, अर्थात ये जो म्यू है ये μ2 का मान है। ये जो म्यू है यह μ2 का मान है। थोड़ा सा और अच्छा से लिख देते हैं, अर्थात यहां पर जो म्यू दिया गया है वह μ2 का मान दिया गया है, म्यू लेंस का अपवर्तनांक। अब मान लेते हैं कि मुख्य अक्ष पर एक बिंदु O है जहां पर वस्तु रखा गया है। यहां से प्रकाश चलेगी प्रथम पृष्ठ पर, यह आपतन बिंदु हो गया। यहां पर अब अभिलंब खींचेंगे तो यह वायु है विरल माध्यम और यह लेंस कांच है सघन माध्यम, तो इसका अपवर्तन होगा और यह अभिलंब की ओर झुकेगी, यह इधर की ओर झुकेगी, इधर, और ऐसे झुकते हुए इधर की ओर जाएगी। परंतु इधर ये जाएगी नहीं, जाना चाहेगी। प्रथम पृष्ठ इसको इधर भेजेगा पर ये इधर जाएगी नहीं, ये इधर जाना चाहेगी। लो हम एक बार खींच देते हैं डॉटेड करके, यहां पर, अर्थात प्रथम पृष्ठ के कारण इसका इमेज यहां पर बनेगा I डैश। वास्तव में जब यहां से यहां दूसरे पृष्ठ पर आएगी तो एक बार पुनः इसका अपवर्तन होगा और इसका इमेज यहां बनेगा, फाइनल इमेज I। एक बार और हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। होता क्या है कि यहां से वस्तु जब चलती है तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो इसका अपवर्तन होता है। पुनः जब अपवर्तन होगा तो ये वाली कहां जाना चाहेगी, तो ये वाला सर इसको यहां से ये ऐसे लेके जाना चाहेगी। परंतु जैसे ही ये इस सतह पर आएगी, थोड़ा सा कलर को हम चेंज करेंगे, जैसे ही सर ये इस सतह पर आएगी इसका पुनः एक बार अपवर्तन होगा और ये ऐसे आ जाएगी, मतलब इसका इमेज यहां पर बन जाएगा I, फाइनल इमेज। तो ये आपका वस्तु की दूरी U, ये आभासी प्रतिबिंब की दूरी, इसको V डैश मान ले रहे हैं, और ये वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी, इसलिए इसको हम V मान ले रहे हैं। सिंपल सा चित्र बना आपका। चूंकि गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र से क्या होता है, अभी हमने फर्स्ट प्रश्न में ही सॉल्व किया था। क्या होता है, μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। अब जो μ2 होता है, याद रखना, तो μ2 होता है जिसमें प्रकाश जाती है, और μ1 होता है जिसमें से प्रकाश जाती है। μ2 जिसमें प्रकाश जा रही है और μ1 जिसमें से प्रकाश जा रही है, दोनों पे ध्यान दीजिएगा। आइए हम इसको लागू करते हैं। प्रथम गोलीय पृष्ठ के लिए, प्रथम, ये 2 था, प्रथम गोलीय पृष्ठ के लिए, प्रथम गोलीय पृष्ठ के लिए μ2 बाई v। μ2 क्या होता है, जिसमें प्रकाश जाती है। प्रथम गोलीय पृष्ठ के लिए आप देखिए प्रकाश किसमें जा रही है, μ2, ये वाला है ना अंदर वाला, इसमें से 1 में से 2 में जा रही है, तो आपका हो जाएगा μ2। μ2 का मान कितना है, म्यू है, तो म्यू अपॉन प्रथम गोलीय पृष्ठ के लिए इमेज कहां बन रहा है, यहां पर बन रहा है, इसका मान कितना है, v डैश, तो v डैश माइनस μ1 किस, μ1 जिसमें से जाती है, किसमें से जा रही है, 1 में से जा रही है, तो 1 वाला लिख दो, 1 अपॉन, क्योंकि μ1 का मान 1 है ना, वायु या निर्वात के लिए 1 होता है अपवर्तनांक। वस्तु की दूरी कितनी, u,
इज इक्वल टू μ2 म्यू माइनस μ1 1/r, अर्थात r1 पहले पृष्ठ का त्रिज्या कितना है r1। इसी प्रकार द्वितीय पृष्ठ के लिए, इसी प्रकार द्वितीय पृष्ठ के लिए क्या होता है भाई, μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u। द्वितीय पृष्ठ के लिए जिसमें जाते हैं उसको पहले μ2 करते हैं और जिसमें से जाते हैं उसको μ1 करते हैं। अब किस में जा रहे हैं, दूसरे पृष्ठ की बात कर रहे हैं, इस पृष्ठ की बात कर रहे हैं, दूसरे पृष्ठ की बात कर रहे हैं, किस में जा रहे हैं, वायु में, तो μ2 का मान वायु वाला हो जाएगा 1 वाला, अपॉन भी प्रतिबिंब, दूसरे के लिए प्रतिबिंब आपका ये वाला है, मतलब कि भी हो जाएगा, माइनस μ1 जिसमें से जाते हैं, किस में से जा रहे हैं, μ2 में से निकल रहे हैं ना, μ2 में से निकल के जा रहे हैं, मतलब μ2 का मान कितना है, म्यू अपॉन वस्तु। अब इस वाले पृष्ठ को ये वाला वस्तु आपको नहीं दिखेगा, इस वाले पृष्ठ के लिए ये वस्तु हो जाएगा, आभासी वस्तु का काम करेगा, अर्थात वस्तु की दूरी दूसरे वाले पृष्ठ के लिए v डैश हो जाएगी, v डैश इज इक्वल टू, ये वाला नहीं दिखेगा, ये वाला वस्तु का काम करेगा प्रथम पृष्ठ के लिए, और द्वितीय पृष्ठ के लिए ये वाला वस्तु काम करेगा आभासी वस्तु के तौर पे, इज इक्वल टू μ2 का मान कितना 1 माइनस म्यू अपॉन r2। कोई दिक्कत, उम्मीद है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब क्या कर दीजिए, इसका नाम दे दीजिए आप, समीकरण कोई नहीं ना माने हैं, नहीं, इसका नाम दे दीजिए 1 और इसका नाम दे दीजिए 2, जोड़ दो, ऊपर करते हैं, जोड़ देते हैं, सिंपल सी चीजें हैं, थोड़ा नीचे करो ना कि वो वाला भी दिखना चाहिए ना, चलो जोड़ देते हैं इसको, समीकरण 1 प्लस 2 जोड़ो तो, LHS को LHS में, मतलब कि म्यू अपॉन v डैश माइनस 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v माइनस म्यू अपॉन v डैश इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन r1 प्लस 1 माइनस म्यू अपॉन r2। ये देखो म्यू अपॉन v डैश प्लस में, म्यू अपॉन v डैश माइनस में, तो हो जाएगा माइनस 1 अपॉन, एक मिनट इसको पहले लिखते हैं, 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन r1, और ये माइनस कॉमन ले लेते हैं तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, तो हो जाएगा म्यू माइनस 1, 1 माइनस म्यू, म्यू माइनस 1 हो जाएगा अपॉन r2। चलो तो 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन f बराबर म्यू माइनस 1 कॉमन ले लो, म्यू माइनस 1, तो अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ये हमारा फॉर्मूला प्रूव करना था, जो हमने बड़ा आसानी से प्रूव कर दिया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, है ना। तो चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या है हमारा अगला प्रश्न भाई? तो हमारा अगला प्रश्न है कि एक उभयोत्तल लेंस के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। लेंस की फोकस है, उभयोत्तल लेंस है, दोनों उत्तल है, त्रिज्या दी गई है R1 और R2, दोनों की त्रिज्या हमको दी गई है भाई। कोई दिक्कत? कितना? 20 सेंटीमीटर। ये मॉड का मान है, क्योंकि R1 का मान तो प्लस में होगा 20 सेंटीमीटर, परंतु R2 का मान जब निकालिएगा तो ये माइनस का 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये ना उभयोत्तल लेंस है, तो ये वाला R1 है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा इधर है तो, और ये वाला R2 है तो ये निगेटिव हो जाएगा इधर आएगा तो, है ना। तो ये समझने वाली चीज है भाई। नहीं आया समझ में? फिर से समझा देते हैं। ये ना उभयोत्तल लेंस है, ये ना उभयोत्तल लेंस है। तो देख लो, ये आपका पहला पृष्ठ है, ये आपका दूसरा पृष्ठ है। तो ये आपका पहला गोला, तो इसकी त्रिज्या इधर होगी ना, तो पॉजिटिव होगी। और ये आपका दूसरा गोला, ये आपका दूसरा गोला, तो इसकी त्रिज्या इधर होगी तो निगेटिव होगी। तो ये इसका होता है R1, तो R1 आपका पॉजिटिव और R2 आपका निगेटिव। बड़ा सिंपल है, ज्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। चलिए यहां पर आते हैं, तो क्या हो जाएगा बोलो। और आपको म्यू का मान दिया गया है 1.5, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1 अपॉन
R1 माइनस 1 अपॉन R2। मतलब कि म्यू का मान 1.5 माइनस 1 इंटू 1 अपॉन 20 माइनस 1 अपॉन माइनस 20, तो कितना हो जाएगा? 1.5 में से 1 जाई तो 0.5, 0.5 बट्टा, एक बार और एक लाइन चलते हैं, 1/20 और माइनस माइनस प्लस 1/20, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई? तो 0.5 गुने 1 1 2 ना 2/20, मतलब ये हो जाएगा आपका 10, मतलब ये हो जाएगा 0.5/10, 1 अपॉन एफ का मान, तो एफ का मान कितना हो जाएगा? 10 अपॉन 0.5। दशमलव को हटाने के लिए 10 से गुना, 10 से भाग, तो 10 10 100 अपॉन 5, 20 5 है ना, मतलब 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं बाबू अगले प्रश्न की ओर। क्या है हमारा अगला प्रश्न? तो हमारा अगला प्रश्न है बाबू कि अपूर्णांक 1.55 के कांच से दोनों फलकों की समान वक्रता त्रिज्या के उभयोत्तल लेंस निर्मित करने हैं, है ना। अपूर्णांक दिया गया है म्यू का मान, म्यू का मान दिया गया है 1.55 के कांच से दोनों फलकों की समान वक्रता त्रिज्या के उभयोत्तल लेंस निर्मित करने हैं। यहां पर उभयोत्तल लेंस लगाने हैं। ठीक है, यदि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का लेंस निर्मित करना है, त्रिज्या दिया गया है आर का मान 20 सेंटीमीटर, अब माफ करो फोकस दूरी दी गई है ना 20 सेंटीमीटर, एफ बराबर 20 सेंटीमीटर का उभयोत्तल लेंस निर्मित करने हैं, तो अपेक्षित वक्रता त्रिज्या क्या होगी? आर बराबर वाट, आर बराबर वाट। बड़ा सिंपल है ये 7 नंबर प्रश्न। निकाल दिया जाए? जी सर, निकाल दिया जाए। चलो, क्या होता है 1 अपॉन एफ बराबर म्यू माइनस 1 इंटू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। जैसा कि आपको ज्ञात है कि R2 का मान माइनस में होता है, अभी हमने इसके पहले वाले प्रश्न में समझाया था। तो कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 20 इज इक्वल टू 1.55 माइनस 1, है ना, इंटू 1 अपॉन R1। R1 का मान भी कितना? R। क्यों? क्योंकि दोनों फलकों की समान वक्रता त्रिज्या, दोनों फलकों की वक्रता त्रिज्या समान है ना। अब माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन R, तो कितना हो जाएगा? 1/20 बराबर ये 0.55 इंटू 2/R। कोई दिक्कत? तो यहां से आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या? इसको ऐसे लिख सकते हो क्या? 1/20 बराबर 0.55 गुने 2 अपॉन R। तीसरे गुना कर दो, R एकम R बराबर 0.55 गुने 2 गुने 20, तो हो जाएगा 0.55 गुने 20 दूनी 40। एक 0 से 0 हट जाए, मतलब 5.5 गुने 4, तो कितना हो जाए? 5 के 20 के 0, हाथ में बच गए 2, अब 5 के 20 2 22, एक अंक के बाद दशमलव, मतलब कि 22 सेंटीमीटर आंसर। मतलब त्रिज्या कितना चाहिए? 22 सेंटीमीटर। ये मॉड त्रिज्या आया, मॉड, क्योंकि R1 पॉजिटिव होगा और R2 निगेटिव होगा, है ना, तो केवल न्यूमेरिकल वैल्यू आया है आपका मॉड में। कोई दिक्कत? उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। बहुत सिंपल सा प्रश्न था ये। प्रश्न हमारा 2014 में पूछा गया था। कोई दिक्कत? तो चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या है हमारा अगला प्रश्न भाई? तो हमारा अगला प्रश्न है 1.5 अपूर्णांक वाले उत्तल लेंस को उतने ही अपूर्णांक वाले तरल में रखा जाता है। इस माध्यम में लेंस की फोकस दूरी निकालें। बहुत सिंपल है बाबू, वायु या निर्वात को छोड़ करके जब किसी माध्यम में लेंस को रखा जाता है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है? तो ये होता है 1 अपॉन एफ बराबर म्यू एल अपॉन म्यू एम, अर्थात लेंस का अपूर्णांक बटा उस माध्यम का अपूर्णांक -1 इंटू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ये फॉर्मूला आपको प्रूफ कराया गया है। तो 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू म्यू एल, लेंस का अपूर्णांक कितना? 1.5, उतने ही अपूर्णांक वाले तरल में रखा जाता है 1.5 माइनस 1 अपॉन R1, है ना,
और -1/r2। ये वास्तव में यहाँ पर माइनस का होगा, लेकिन उससे कोई ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों? यहाँ पर देख लो 1/5 1/5 1.5 1/5 आपस में कैंसिल हो जाएगा। 1 - 1 × 1/r1 और माइनस माइनस प्लस 1/r2। 1 में से 1 गया 0 इंटू कुछ भी लिखो 1/r1 प्लस 1/r2, मतलब कि 1/f का मान कितना आया 0। तो इसको पलटो 1/f का मान 0, तो सर f का मान कितना हो जाएगा 1/0। तो f का मान 1/0 इक्वल टू इनफाइनाइट आंसर। ये प्रश्न 2023 में पूछा गया था, अर्थात इस माध्यम में लेंस की फोकस दूरी अनंत हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? अनंत हो जाएगी। बहुत सिंपल सा प्रश्न था, है ना। चलिए तो अगले प्रश्न को देखते हैं। क्या है हमारा अगला प्रश्न? तो हमारा अगला प्रश्न है बाबू कि एक लेंस है जिसका अपवर्तनांक दिया, ये वास्तव में म्यू है, जिसका अपवर्तनांक दिया गया है 1.5 का नाभ्यांतर हवा में 20 सेंटीमीटर है। इसका नाभ्यांतर एक माध्यम में जिसका अपवर्तनांक 1.5 है हो जाता है। ए लेंस का अपवर्तनांक 1.5, माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 सेम है। अभी हमने सॉल्व किया, तब नाभ्यांतर अर्थात फोकस कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सेम प्रश्न था बाबू हमारा, कोई दिक्कत? चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्या है हमारा अगला प्रश्न? तो हमारा अगला प्रश्न है कि R1 तथा R2 वक्ता त्रिज्या वाले दो वक्र सतहों से घिरे एक लेंस निम्न प्रदर्शित चित्र के अनुसार रखा गया है। यह 2010 में प्रश्न पूछा गया है। सिद्ध करे कि n3/v - n1/u बराबर n2 - n1/r1 प्लस n3 - n2/r2। सिंपल है, सेम जो आपका प्रश्न नंबर 1 सॉल्व किए थे वही वाला प्रश्न है। अंतर क्या है कि वहां पर दोनों तरफ माध्यम सेम था। 1 नंबर नहीं, माफ करो, 1 नंबर प्रश्न नहीं था शायद, 1 नंबर प्रश्न नहीं था। ये प्रश्न नंबर कितना था जो हम प्रूव किए थे? हाँ, ये प्रश्न नंबर 5 था। 5 नंबर हमने जो प्रूव किया था वही वाला सेम प्रश्न है ये। कोई दिक्कत? तो वहां पे क्या था कि दोनों और माध्यम सेम था, यहां पर अलग अलग माध्यम है। यहां पर देखो चित्र के अनुसार दिखाया गया है, देखो ना, ये आपका इस लेंस के बाहर माध्यम n1 आपको नहीं दिख रहे होंगे, थोड़ा सा रेड कलर ले लेते हैं। रेड लिपस्टिक लगा के जब तुम चलती हो n1, और यहां पे बाबू n3, अर्थात दोनों साइड है, लेंस के दोनों साइड है, माध्यम अलग अलग है। इधर n1 है बाबू, लेंस के ये माफ करो अपवर्तनांक को म्यू से भी दिखाया जाता है और n से भी दिखाया जाता है। वहां पे म्यू के फॉर्म में पूछा था तो म्यू लिखे थे, यहां पे n के फॉर्म में पूछा है इसलिए n लिख रहे हैं। हाँ, n ही पूछा है। तो लेंस के एक साइड n1, लेंस के दूसरे साइड n3 और लेंस का n2, ये दिया गया है अपवर्तनांक। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, बहुत सिंपल। चलो चलते हैं सर जी। तो चलिए ना सर जी, आओ देखो यहां पर बाबू, ये वास्तव में ये चित्र में थोड़ा सा गड़बड़ किया है। ये प्रथम वाला आपका मान लेते हैं कि ये प्रथम वाला आपका यहां पर बना दिया, लीजिए, परंतु ये जो अपवर्तन हो कि यहां से यहां आएगा, उसके पश्चात पुनः एक बार अपवर्तन होगा, फाइनल इमेज आपका यहां बनेगा। मतलब ये दूरी आपकी u हो जाएगी, ये दूरी आपकी v' हो जाएगी क्योंकि आभासी प्रतिबिंब बनेगा, और ये दूरी आपकी v हो जाएगी क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। ये होगा उसका स्ट्रक्चर, कहानी। तो क्या है कि माना कि एक पतले उत्तल लेंस के प्रथम पृष्ठ की ओर स्थित माध्यम का अपवर्तनांक n1, प्रथम पृष्ठ की ओर माध्यम का अपवर्तनांक n1, अपवर्तनांक n1, लेंस का अपवर्तनांक n2, लेंस का अपवर्तनांक n2 तथा लेंस के द्वितीय पृष्ठ की ओर स्थित माध्यम का अपवर्तनांक n3 है। लेंस के द्वितीय पृष्ठ की ओर स्थित माध्यम का अपवर्तनांक n3 है और लेंस के पृष्ठों की वक्ता त्रिज्या क्रमशः R1 तथा R2 है। इसकी वक्ता त्रिज्या R1 है और इसकी वक्ता त्रिज्या R2 है। कहानी खत्म। सेम वही चीज लिखना है, सेम। अब वैसे ही चलो, चूंकि गोलीय जो पहले प्रश्न में प्रूफ किए थे, गोलीय पृष्ठ का
अपवर्तन सूत्र से क्या होता है बोलो? तो होता है μ2 अपॉन v, मतलब कि n1 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u, मतलब कि n1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r, मतलब कि n2 माइनस n1। थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा भाई म्यू और n में, बार बार लिख देंगे इधर उधर r। अब वही सेम कहानियां, प्रथम पृष्ठ के लिए, द्वितीय पृष्ठ के लिए वही सेम कहानियां। सर कहानी तो आप ऐसे ऐसे कहते हैं ना कि क्या ही कहें सर, कहानी बुरा मान जाती है। चलो अब है प्रथम गोलीय पृष्ठ के लिए ये N2 क्या होता है भाई? N2 जिसमें प्रकाश जाती है, किस में जा रही है? पहले वाले से लेंस में जाएगी ना, तो उसका N2 हो जाएगा अपॉन V, आभासी प्रतिबिंब बनाएगा पहला वाला पृष्ठ, मतलब कि V डैश वही सेम हो जाएगा, सेम माइनस N1 अपॉन U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R1, सेम टू यू, इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार द्वितीय गोलीय पृष्ठ के लिए, द्वितीय गोलीय पृष्ठ के लिए कितना हो जाएगा बोलो? तो ये हो जाएगा आपका, किस में जा रहे हैं? N3 में। द्वितीय गोलीय पृष्ठ के लिए ये ना द्वितीय था, मतलब ये N2 था, तो द्वितीय के लिए ये द्वितीय है, इसमें से इसमें जा रहे हैं, मतलब 3 में जा रहे हैं, किससे? 2 से। तो जिसमें जाते हैं उसको N2 लिखते हैं, N2 के जगह पर, तो N2 के जगह पर हो जाएगा N3, क्योंकि N3 में जा रहे हैं, अपॉन V हो जाएगा, अंतिम प्रतिबिंब यही बन रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब, माइनस N2 किस में से जा रहे हैं? तो N2 में से जा रहे हैं, तो N1 का मान N2 हो जाएगा, अपॉन U, जो द्वितीय पृष्ठ के लिए वही सेम कॉन्सेप्ट जो 6 में बताए थे, द्वितीय पृष्ठ के लिए आभासी प्रतिबिंब वस्तु का काम करेगा, मतलब V डैश इज इक्वल टू N3 माइनस N2 अपॉन I2, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करोगे? समीकरण 1 प्लस 2, समीकरण 1 प्लस 2 से जोड़ो LHS के LHS में, RHS को RHS में, कितना है? N2 अपॉन V डैश माइनस N1 अपॉन U प्लस N3 अपॉन V माइनस N2 अपॉन V डैश बराबर N2 माइनस N1 अपॉन R1 प्लस N3 माइनस N2 अपॉन R2। ये देखो कैंसिल आउट हो गया, मतलब हो जाएगा N3 बाई V माइनस N1 बाई U बराबर N2 माइनस N1 अपॉन R1 प्लस N3 माइनस N2 अपॉन R2। क्या हमको यही प्रूफ करना था? तो जी सर, हमको यही प्रूफ करना था फॉर्मूला, N3 बाई V माइनस N1 बाई U बराबर N2 माइनस N1 अपॉन R1 प्लस N3 माइनस N1 अपॉन R2। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, ये हमने प्रूफ कर दिया। तो चलिए सर चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्या है हमारा अगला प्रश्न भाई? तो 12 नंबर प्रश्न है हमारा कि यदि कांच के एक लेंस, इसका अपवर्तनांक दिया गया है म्यू, कलर चेंज कर दो सर जी, म्यू 3/2 की हवा में फोकस दूरी FA हो और पानी का अपवर्तनांक दिया गया 4/3, वो 3/2 है, में FW हो, तो ये प्रश्न 2022 में FW और FA में संबंध पूछ रहा है। चलो, चूंकि 1/F इज इक्वल टू क्या होता है बोलो, जब अलग अलग माध्यम होते, μL अपॉन μM माइनस 1 इंटू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, यही ना होता है भाई? बोलो जी सर, यही होता है। तो हो जाएगा आपका क्या, वायु के लिए यदि माध्यम वायु है, मतलब कि म्यू M का मान कितना? 1। यदि माध्यम वायु हो तब कितना हो जाएगा? 1 अपॉन FA बराबर म्यू L, लेंस का अपवर्तनांक दिया गया ना, यदि कांच लेंस का अपवर्तनांक दिया गया 3/2 अपॉन म्यू M, M का मान कितना? 1 माइनस 1
इंटू 1/R1 माइनस 1/-R2। तो कितना हो जाएगा बोलो, ऊपर के नीचे वाला नीचे ना, मतलब 3/2 माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस माइनस प्लस 1/R2। तो कितना हो जाएगा बोलो, 3 - 2/2 इंटू 1/R1 प्लस 1/R2। ये 1/FA का मान हो जाएगा। तो आप यहाँ से निकाल दो 1/FA इज इक्वल टू 3 में से 2 गया 1/2 इंटू 1/R1 प्लस 1/R2। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। केस 2, ये केस 1 है। केस 1, केस 2, यदि माध्यम क्या हो भाई, पानी और दिया गया है ना म्यू का मान कितना 4/3 हो, तब अप्लाई करो 1/FW इज इक्वल टू म्यू एल का मान कितना 3/2 बटा म्यू एम का मान कितना 4/3 माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/-R2। तो कितना हो जाएगा बोलो, ऊपर के नीचे वाला नीचे, नीचे के नीचे वाला ऊपर, मतलब तितरी के 9/4 = 8 माइनस 1। कितना हो जाएगा 1/R1 माइनस माइनस प्लस 1/R2। कोई दिक्कत सर? नहीं दिक्कत तो नहीं हो रहा है सर दिक्कत तो नहीं हो रहा है, चलो नहीं होना चाहिए। तो कितना हो जाएगा बोलो 9 - 8/8 बट्टा के जोड़ावे लानू हो इंटू 1/R1 प्लस 1/R2। तो ये हो जाएगा 1/8 इंटू 1/R1 प्लस 1/R2, इक्वेशन नंबर 2। कोई दिक्कत? थोड़ा सा और इसको ऊपर भगाते हैं। सर भगाओ ना, ऑप्शन दिखना चाहिए तभी तो टिक लगाओगे। अब यहाँ पे कर देते हैं, देखो ना यहाँ पे हो जाएगा समीकरण 1/2। एक कितना है बताओ, समीकरण 1 ये रहा 1/FA अपन 1/FW इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/R प्लस 1/R2 इज इक्वल टू 1/8 इंटू 1/R1 प्लस 1/R2। ये देखो कैंसिल आउट हो गया क्या? चलो तो कितना हो जाएगा बोलो, तो यहां पर हो जाएगा, लिख देते हैं एक बार और 1/FA बटा 1/FW इज इक्वल टू 1/2/1/8। यहां पे अब फाइनल आउट मारेंगे यहां पे। चलो कितना हो जाएगा, ऊपर का नीचे वाला नीचे, नीचे के नीचे वाला ऊपर, अर्थात FW/FA बराबर ऊपर के नीचे वाला नीचे 2 और नीचे के नीचे वाला ऊपर 8, कितना बार में 4 बराबर में, मतलब FW बराबर 4 FA, FW बराबर 4 FA है कहीं क्या, FW बराबर 3 4 FA। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आया है क्या? आया है। तो चलो हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या है हमारा अगला प्रश्न भाई? तो हमारा अगला प्रश्न है, एक उत्तल लेंस n बराबर 1.5 अर्थात उत्तल लेंस के अपवर्तनांक को दिया गया है। माफ कीजिएगा कि थोड़ा सा पानी ले लेते हैं। क्या है, एक उत्तल लेंस जिसका अपवर्तनांक दिया गया 1.5 को पानी जिसका अपवर्तनांक दिया गया 1.33 में डुबोया जाता है, तब यह व्यवहार करता है ना, उत्तल लेंस की तरह, अपसारी लेंस की तरह, प्रिज्म की तरह, अवतल दर्पण की तरह। तो बाबू इसको पानी में, किसी लेंस को पानी में डुबाने पर उसका फोकस घट जाएगा परंतु लेंस वही रहेगा, अर्थात उत्तल लेंस है तो यह उत्तल लेंस ही रहेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट रहेगा। कोई दिक्कत? ये ध्यान दीजिएगा, फोकस घटेगा परंतु लेंस नहीं बदलने वाला, लेंस जो है वही रहेगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या है भाई, एक उत्तल लेंस को ऐसे द्रव में डुबोया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर हो, तो लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाती है? अनंत। बी ऑप्शन। अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया ना, है ना, अनंत हो जाएगी, क्योंकि 1 में से 1 जाता था तो 0 हो जाता था, है ना।
तो आपकी अनंत आती थी। चलो अगला प्रश्न, जब तक अभिसारी लेंस को एक ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर होता है, अर्थात द्रव का अपवर्तनांक और लेंस का अपवर्तनांक बराबर है, तो फोकस दूरी अनंत होगी। ए 14 का ए सेम प्रश्न है, सब सेम है, ये 2010 में पूछा गया है। चलो आगे चलते हैं। कितना नंबर? 15 नंबर। क्या है 15 नंबर भाई? तो एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबाया जाता है, इसकी फोकस दूरी, बाबू गोलीय दर्पण की फोकस दूरी अपवर्तनांक पर निर्भर नहीं करती। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। क्या यहां पे कोई अपवर्तनांक है क्या? नहीं, फोकस अपवर्तनांक पर निर्भर नहीं करती है ना, मतलब समान रहेगी। फोकस दूरी अपवर्तनांक के निर्भर नहीं करती है, समान रहेगी, है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्या है? माफ करो 16 नंबर, लेंस के द्वारा कितने प्रतिबिंब बनेंगे यदि वस्तु को प्रधान अक्ष पर रखा जाए? ये एक लेंस है, थोड़ा सा गोल बना दिया, वास्तव में ये एक लेंस है, वास्तव में ये एक लेंस है ना, ये लेंस है, ये प्रधान अक्ष है। इस प्रकार के कितने बनेगा भाई? तो एक प्रधान अक्ष पर रखोगे तो एक यहां पर अपवर्तन होगा तो ऐसे एक जाएगा, और दूसरा दूसरे पृष्ठ अपवर्तन होगा तो जाएगा, मतलब कि एक यहां बनेगा और एक यहां बनेगा। कौगो? दूगो, टोटल दूगो बनेगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दूगो बनेगा। कोई दिक्कत? चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला प्रश्न? कि उत्तल लेंस के प्रधान अक्ष के ऊपर रखे बिंदु पर लेंस से बने प्रतिबिंब को दिखाने वाला किरण आरेख खींचे यदि वस्तु फोकस दूरी से 3 गुनी दूरी पर हो। लो ना, ये उत्तल लेंस है, ये प्रधान अक्ष है ना, ये आपका प्रकाशिक केंद्र है। कोई दिक्कत? ये आपका प्रथम फोकस f1 है, ये 2f1 है, इधर कितना होगा f2, और ये कितना होगा 2f2। चलो कहां पे रखना है? यदि वस्तु फोकस दूरी से 3 गुनी हो, चलो 1 गुनी 2 गुनी यहां पे रखो, 3f1 यहां पर वस्तु है आपका। चलो किरण आरेख खींचो। एक मुख अक्ष के समानांतर जाती किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस से होके जाती है। लो भाई, कोई दिक्कत? दूसरा, ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाती किरणें सीधे निकल जाती है, तो ये जहां पर काटी ये इसका बन गया आपका इमेज। मतलब कि ये यदि AB है तो यहां पे हो गया आपका A डैश B डैश, मतलब प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा F2 तथा 2F2 के बीच वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। कौनो दिक्कत? उम्मीद बा कि तहरा कौनो दिक्कत ना हुई। तो चलो हम चलता नहीं अगला प्रश्न की ओर। लेंस की क्षमता होती है, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायोप्टर। कोई दिक्कत? याद करने वाला लल्लू पल्लू। अगला चलो, संपर्क में रखे दो लेंसों की क्षमता क्रमशः P1 तथा P2 है, तब समतुल्य लेंस की क्षमता होगी P1 प्लस P2, क्योंकि 1/f बराबर होता है 1/f1 प्लस 1/f2, मतलब 1/f बराबर 1P1 प्लस P2। 1/f P होगा ना, तो 1/f1 P1 और 1/f2 P2, P1 P2। बोलो ना। चलो आगे चलते हैं। कितना? 20 नंबर। समानांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति होती है, कितनी होती है? तो P बराबर 1/f, तो P बराबर 1/infinite इज इक्वल टू 0, क्योंकि समानांतर सतह की जो ये फोकस दूरी होती है क्या होती है? अनंत अनंत अनंत। तो क्या हो जाएगी? हो B, 20 का B। चलो 21 नंबर देखते हैं। 21 नंबर क्या है? 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता डायोप्टर में होगी। उत्तल लेंस का फोकस पॉजिटिव प्लस 20 सेंटीमीटर, तो P बराबर 1/f, तो F इज ऑलवेज इन मीटर, तब डायोप्टर में आपका आंसर आएगा। F इज ऑलवेज इन मीटर, मीटर में रखना है, रखो ना, तो कितना हो जाएगा? 20/100 मीटर। तो लिखो 1/,
20/100, नीचे के नीचे वाला ऊपर, मतलब कि 100/20, 20 5 100, मतलब कि 5 डाइऑप्टर। आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलो 22 नंबर प्रश्न पे चलो। क्या है? 4 डाइऑप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होगी P बराबर दिया है 4 डाइऑप्टर, तो 1/f, माफ करो, P इज इक्वल टू 1/f, मतलब F इज इक्वल टू 1/P, मतलब कि 1/4, 1/4 मतलब 0, दशमलव लगाए हम तो 0 हो जाए, तो 4 दूनी 8, तो कितना बचल हो? 2 बचल ना, तो दशमलव का मतलब 0, 20, 4 5 20 मीटर आंसर है क्या? हाँ, अगर नहीं रहता तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके देखते हैं, तो मीटर वाला आंसर है, ऑप्शन है, तो हम मीटर वाला काहे नहीं लगा देंगे कि हम सेंटीमीटर के फेर में पढ़ेंगे? कोई दिक्कत? चलो चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। क्या है? संपर्कित दो लेंस की शक्ति है। संपर्कित दो लेंस की शक्ति क्या होती है? P बराबर P1 प्लस P2, हमने अभी आपको समझाया था। तो चले अगले प्रश्न पे। तो चलिए ना सर, क्या है अगला प्रश्न? तो अगला प्रश्न है बाबू, एक उभयोत्तल लेंस जिसका अपवर्तनांक दिया गया है 1.5 के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, लेंस की क्षमता हमको प्राप्त करना है। यह प्रश्न 2012 में पूछा गया है। सिंपल है, चलो देखो, पहले फोकस निकाल लो। 1/f बराबर म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। कोई दिक्कत? तो आपका हो जाएगा, म्यू का मान दिया गया 1.5 माइनस 1 इंटू 1/r1, 20 सेंटीमीटर ना, 20 माइनस 1/-20, r2 का मान माइनस में, कई बार हमने प्रश्न में यूज किया है आगे। तो कितना हो जाएगा? 0.5 इंटू 2 ये एक बार इसको लेके चलते हैं आगे, 1/20 माइनस माइनस प्लस 1/20, तो हो जाएगा 0.5 इंटू 2/20, ये कट जाएगा 10 बार में, मतलब कि 0.5/10, ये 1/f का मान। तो f का मान कितना हो जाएगा? 10/0.5, अर्थात 100/5, और 10 से गुना 10 से भाग करेंगे, दशमलव हट जाएगा ना, 20 5 100, अर्थात 20 सेंटीमीटर हमारा किसका मान आ गया? f का मान आ गया, फोकस का मान आ गया। तो निकल जाएगा ना। अब P बराबर 1/f, f इज ऑलवेज इन मीटर, ये सेंटीमीटर में है, मीटर में बदलोगे तो कितना हो जाएगा? 20/100 मीटर। तो कर दो आप 1/20/100, नीचे के नीचे वाला ऊपर ना, मतलब कि 100/20, 20 500, 5 डाइऑप्टर। क्या ऑप्शन है? हाँ, ऑप्शन नंबर ए में है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका ए होगा। चलो आगे चलते हैं 26 नंबर प्रश्न पे। क्या है 26 नंबर प्रश्न भाई? तो 26 नंबर प्रश्न है, माफ करो 25 नंबर प्रश्न है, किसी द्विउत्तल लेंस के प्रत्येक सतह की वक्रता त्रिज्या का मान दिया गया 40 सेंटीमीटर, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक भी दिया गया, तो इसकी क्षमता। सेम प्रश्न है, 1/f बराबर म्यू माइनस 1, म्यू का मान 3/2 माइनस 1 इंटू 1/40 माइनस 1/-40, ये मोड में दिया गया ना, पॉजिटिव मान दिया गया है। तो कितना हो जाएगा? 3 माइनस 2/2 आए, 2 1 2 कैल्शियम 2 ना, बटा जोड़ तो आता होगा ना, और ये कितना हो जाएगा? 1/40 और प्लस 1/40, तो ये कितना हो जाएगा? 1/2 और गुने 1 2 2/40, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना, मतलब 1/f का मान था, f का मान कितना पलट जाएगा, तो 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर फोकस का मान आ गया। अब जब फोकस 40 सेंटीमीटर आ गया, तो अब शक्ति निकल जाएगा ना, P बराबर 1/f। तो इस सेंटीमीटर में मीटर में बदलोगे तो 40/100 हो जाएगा मीटर। तो कर दो 1/40/100, नीचे के नीचे वाला ऊपर, मतलब कि 100/40, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 2 के 4, 2 5 10, मतलब कि 2.5 डाइऑप्टर आंसर। क्या ऑप्शन है 2.5 डाइऑप्टर? हाँ, 2.5 डाइऑप्टर, 2.5 डाइऑप्टर, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत? उम्मीद है कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए हम चलते हैं 26 नंबर प्रश्न पे। क्या है हमारा प्रश्न? कि दो लेंस जिनकी क्षमता P1 कितना -15 डाइऑप्टर एंड P2 का मान +5 डाइऑप्टर है, को संपर्कित
युक्त करने पर समायोजन की फोकस दूरी होगी। ये 2019 में पूछा गया है। ये आपका जो P1 है, ये आपका जो P1 है ये माइनस में है, अर्थात ये अवतल लेंस है, और ये प्लस में है, मतलब कि उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है। चलो तो P बराबर P1 प्लस P2, P1 का मान -15, P2 का मान 5, अर्थात -10 डायप्टर। कोई दिक्कत? अब फोकस निकालना है तो वेव बराबर 1/P, मतलब कि 1/-10 सेंटीमीटर में निकालना है, क्योंकि सब सेंटीमीटर में है तो आप 100 से भाग दे दो, क्योंकि ऐसे तो मीटर में आएगा तो नीचे के नीचे वाला ऊपर जाएगा ना, तो हो जाएगा आपका 100/-10। या अगर ऐसे नहीं करोगे तो ऐसे कर सकते हो, आपको मन में आएगा सर 100 से भाग क्यों दें, तो P जो फोकस है वो डायप्टर में है, और डायप्टर में रहेगा तो माफ करो, शक्ति आपका जो डायप्टर में है तो फोकस आपका मीटर में आएगा, तो कितना हो जाएगा -0.1 डायप्टर, माफ करो फोकस निकाल रहा हूं, माफ करो मीटर। जब डायप्टर में रखोगे तो ये मीटर में आएगा, तो इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना कर दो, तो 0.1 में जब 100 से आप गुना करोगे तो सेंटीमीटर में बदल जाएगा, तो कितना हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये 26 नंबर प्रश्न है। कोई दिक्कत? उम्मीद है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए अगले प्रश्न पे। क्या है हमारा अगला प्रश्न? कि संपर्क में रखे दो लेंसों की समतुल्य फोकस दूरी का व्यंजक प्राप्त करें। यह 2022 में प्रश्न पूछा गया है। क्या है भूमिका भाई? माना दो पतले उत्तल लेंस L1 तथा L2 जिनकी फोकस दूरियां क्रमशः F1 तथा F2 है, एक ही उभयनिष्ठ अक्ष पर परस्पर संपर्क में रखे हैं। बाबू दो गो आपका लेंस है, ये आपका हो गया L1 और ये आपका हो गया L2। ये एक ही उभयनिष्ठ अक्ष पर संपर्क में रखे हैं, सटा करके रखे गए हैं। कोई दिक्कत? इसका नाम है आपका L1 और इसका नाम है L2। इसकी फोकस दूरी है आपका F1 और इसकी फोकस दूरी है F2। कोई दिक्कत? परस्पर संपर्क में रखे हैं। एक बिंदुवत वस्तु O मुख्य अक्ष पर पतले लेंस L1 से U दूरी पर है। ये देखो, पतले लेंस से U दूरी पर एक वस्तु आपका O है, U दूरी पर स्थित हो तो अब क्या होगा? बड़ा सिंपल है कि यहां से जब किरणें निकलेंगी, यहां से जब किरण निकलेगी, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। यहां से किरण निकलेगी तो ये वास्तव में ये जाना कहां चाहेगी? तो ये वास्तव में यहां से अपवर्तन होकर इधर जाना चाहेगी, परंतु इधर जाएगी नहीं। क्यों नहीं जाएगी सर? क्योंकि यहां से यहां तक तो आएगी, फिर जब दूसरे लेंस में आ जाएगी तो पुनः इसका एक बार अपवर्तन होगा और ये आपका इधर की ओर आ जाएगी, यहां पे आएगी। अर्थात प्रथम लेंस के कारण इसका इमेज यहां बनना था, परंतु यहां ना बन करके दोनों लेंस मिल करके यहां पर बना दिया। तो यहां बनना था, बना नहीं, तो आभासी प्रतिबिंब I डैश। तो ये दूरी आपका V डैश और ये दूरी आपका ये दूरी आपका V। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब यदि हम एक ऐसा लेंस लें जो इन दोनों लेंसों का काम करता हो, ये L1 प्लस L2 हो, तुल्य लेंस, अर्थात इसका फोकस F तुल्य हो, तब यदि U दूरी पर हम किसी वस्तु को रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब यहां अपवर्तन के पश्चात यहां पर बनाएगा, मतलब कि I यहां बनेगा और ये दूरी V होगी। कोई दिक्कत? उम्मीद है कि कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। ये O1 O2। अब बाबू चलिए हम फॉर्मूला को प्रूफ करते हैं। ऊपर चलिए सर जी। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होगा धन, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होगा। क्या? तो प्रथम लेंस के लिए, प्रथम लेंस के लिए कौन सा? अपवर्तन के सूत्र से,
अपवर्तन के सूत्र से। क्या होता है अपवर्तन का सूत्र लेंस के लिए? तो 1/f1 बराबर 1/v माइनस 1/u। प्रथम के लिए इमेज, प्रथम वाला इमेज यहां बना रहा है ना v डैश पे, तो v डैश, और प्रथम वाले के लिए वस्तु आपका u दूरी पर है तो u ही है। उसका फोकस दूरी कितना है? f1 है तो f1 ही है। इसी प्रकार द्वितीय लेंस के लिए क्या हो जाएगा? द्वितीय लेंस के लिए 1/f2 बराबर 1 इमेज कौन सा बना रहा है द्वितीय लेंस? ये आई पर ना, मतलब कि v माइनस द्वितीय लेंस के लिए वस्तु का काम क्या काम कौन करेगा? आई डैश, ना कि ये तो प्रथम लेंस के लिए करेगा, इसके लिए आभासी वस्तु का काम करेगा, अर्थात 1/v डैश। इसका नाम दो इक्वेशन 1, इसका नाम दो इक्वेशन 2। अब तुल्य लेंस के लिए, तुल्य लेंस के लिए, तुल्य लेंस के लिए क्या हो जाएगा? 1/f तुल्य, उसका फोकस f तुल्य है ना, 1 इमेज कहां v माइनस 1 वस्तु कहां u। इक्वेशन नंबर 3। समीकरण 1 + 2 जोड़ो, LHS को LHS में, RHS को RHS में, LHS 1/f1 + 1/f2 इज इक्वल टू RHS 1/v डैश माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v डैश, प्लस का 1/v डैश माइनस का 1/v डैश कैंसिल आउट, मतलब 1/f1 + 1/f2 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करेंगे? समीकरण 3 तथा 4 में तुलना करने पर, करो तुलना। समीकरण 3 ये रहा ना, देखो तो 1/v माइनस 1/u, 1/v माइनस 1/u, RHS बराबर है तो LHS बराबर होगा, मतलब 1/f तुल्य, 1/f तुल्य का मान 1/f1 + 1/f2 के बराबर होगा। यही तो हमको प्रूफ करना था। देखो 1/v माइनस 1/u, 1/v माइनस 1/u, RHS बराबर है तो LHS बराबर होगा, मतलब 1/f तुल्य बराबर 1/f1 + 1/f2 होगा। उम्मीद है कि आपको समझ में अच्छा से आया होगा। चलो तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या है हमारा अगला प्रश्न भाई? तो हमारा प्रश्न है, यदि समान फोकस दूरी f के 2 अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हों तब संयोग की फोकस दूरी होगी। क्या होती है? 1/f तुल्य बराबर 1/f1 + 1/f2। समान फोकस दूरी है ना, तो 1/f तुल्य बराबर 1/f + 1/f, मतलब कि 1/f तुल्य बराबर 2/f, तो पलट दो, f तुल्य बराबर f/2 आंसर हो जाएगा, f/2 ऑप्शन नंबर सी। तुल्य फोकस दूरी f/2 आ जाएगा। कोई दिक्कत? उम्मीद है कि दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए अगले प्रश्न पे। क्या है हमारा अगला प्रश्न भाई? तो हमारा अगला प्रश्न है कि दो लेंसों की क्षमताएं दिया गया है, P1 + 12 डाइऑप्टर, P2 - 2 डाइऑप्टर। इन्हें संपर्क में समाक्षीय रूप से रखने पर संयोग की फोकस दूरी निकालनी है। संयोग की फोकस दूरी निकालनी है तो P बराबर P1 + P2, मतलब कि 12 ± 2, मतलब कितना हो जाएगा? प्लस का 10 डाइऑप्टर। चूंकि P बराबर 1/f तो F बराबर 1/p, मतलब कि 1/10। तो ये मीटर में ना, सेंटीमीटर में प्राप्त करने के लिए 100 से भाग देंगे, तो 100 से भाग देंगे तो नीचे के नीचे ऊपर जाएगा ना, मतलब कि 100/10, मतलब कितना? 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी आ जाएगी, हमारा ये आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? उम्मीद है कि किसी को दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्या है हमारा अगला प्रश्न भाई? तो अगला प्रश्न है कि 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के दो पतले उत्तल लेंसों को 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर
15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, माफ करो 30 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के दो पतले उत्तल लेंस को एक दूसरे के संपर्क में रखा जाता है। संयोजन तंत्र की शक्ति क्या होगी? चलो, F1 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर एंड F2 बराबर 30 सेंटीमीटर। क्या करना है? शक्ति ज्ञात करनी है। सिंपल है, 1/F तुल्य बराबर 1/F1 प्लस 1/F2, मतलब 1/15 प्लस 1/30। एलसीएम कितना? 30, माने 2 प्लस 1 मतलब 3/30, 3 दहिया 30, मतलब 1/F तुल्य बराबर 1/10, मतलब कि F तुल्य बराबर कितना? F तुल्य बराबर कितना? 10 सेंटीमीटर। शक्ति निकालनी है ना, तो P बराबर 1/F मतलब कि 1/10 सेंटीमीटर में है, मीटर में बदलोगे तो 10/100, 100 नीचे के नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, मतलब कि 100/10, 10 दहिया 100, मतलब कि P का मान 10 डायप्टर आंसर, 10 डायप्टर आंसर। बड़ा सिंपल सा प्रश्न है भाई, कितना टाइम दें हम? चलो आगे चलते हैं, रिवीजन ही होता है। क्या है भाई? 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस एवं 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस संपर्क में है, इसके संयोजन की क्षमता डायप्टर में होगी। यह प्रश्न 2023 में पूछा गया था। 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस एवं 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव 40 सेंटीमीटर, अवतल लेंस की फोकस दूरी निगेटिव माइनस का 20 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? क्या करना है? निकाल दो ना। 1/F तुल्य 1/F तुल्य 1/F1 प्लस 1/F2, मतलब कि 1/40 प्लस 1/-20, मतलब कि 1/40 माइनस 1/20, मतलब एलसीएम कितना? 40, 1 माइनस 2, मतलब क्या आएगा भाई? 1/F तुल्य इज इक्वल टू आएगा -1/40, मतलब कि F तुल्य बराबर कितना? -40 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? अगर मीटर में बदलना हो तो कितना? -40/100 मीटर। क्या निकालनी है? शक्ति ना। चलो, P बराबर अब P बराबर 1/F, मतलब 1/-40/100, नीचे के नीचे वाला ऊपर, मतलब 100/-100/40, एगो से कट गई, 2 दूनी के 4, 2 पाँचे 10, मतलब कि माइनस के 5/2, मतलब कि माइनस के 2.5, 2.5 डायप्टर माइनस का 2.5 डायप्टर, मतलब ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा सही। कोई दिक्कत? उम्मीद है कि आपको दिक्कत नहीं होगा। तो चलो चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। क्या है भाई हमारा अगला प्रश्न? प्रश्न है कि समतुल्य लेंस से आप क्या समझते हैं? दो लेंसों के निकाय को कुछ दूरी पर रखा गया है, तो इस निकाय के लिए समतुल्य फोकस दूरी का व्यंजक प्राप्त करें। समतुल्य लेंस से आप क्या समझते हैं? इसको बाबू यहाँ पर लिखा गया है पहले से। क्या है? यदि अनेक लेंसों के द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के समान एक ही लेंस उसी स्थान पर तथा समान आवर्धन का प्रतिबिंब बनाता है, तो उस एकल लेंस को अनेक लेंसों का समतुल्य कहा जाता है। अर्थात दो या दो से अधिक लेंस मिल करके जहां पर प्रतिबिंब बनाती है और जितना आवर्धित बनाती है उसी के बराबर यदि कोई एक लेंस बना दे, तो उन दो या दो से अधिक लेंसों का समतुल्य वह एक लेंस होगा। कोई दिक्कत? चलिए हम आगे इस प्रश्न में देखते हैं जो दूसरा पार्ट है। क्या है? दो लेंसों के निकाय को कुछ दूरी पर रखा गया है, तो इस निकाय के लिए समतुल्य फोकस दूरी का व्यंजक प्राप्त करें। भूमिका में आप लिख दीजिएगा, माना दो पतला उत्तल लेंस L1 तथा L2 जिनकी फोकस दूरी क्रमशः F1 तथा F2 है,
एक दूसरे से d दूरी पर एक ही उभयनिष्ठ अक्ष पर स्थित हो तो। कोई दिक्कत? ये आप भूमिका में लिख दीजिएगा। हम इसको अभी क्या कर दे रहे हैं भाई, मिटा दे रहे हैं। इस भूमिका को हम मिटा दे रहे हैं। आप लोग उम्मीद है कि लिख लेंगे इसको, क्योंकि मेरे पास स्पेस ज़्यादा बचे, क्योंकि बहुत इधर उधर लिखना पड़ रहा है। चलो यहाँ पर ध्यान दो, ये भी थोड़ा सा लंबा डेरिवेशन है, इसलिए यहाँ देखो बाबू, हमारे पास दो लेंस है। बड़े अच्छे से हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास दो पतला उत्तल लेंस है, एक और ये रहा, और ये एक ये रहा, दो। एक है उभयनिष्ठ अक्ष पर इन दोनों को रखा गया है। ये रहा एक ही उभयनिष्ठ अक्ष। इन दोनों लेंसों के बीच की जो दूरी है, इन दोनों लेंसों की जो बीच की दूरी है, मान लेते हैं ये d है। ये लेंस हमारा L1 है और ये L2 है। इसकी फोकस दूरी f और इसकी फोकस दूरी f2 है। अब बाबू, कोई एक किरण इस प्रथम लेंस से की तरफ आपतित होती है, और आप जानते हो कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में जाना चाहती है, तो ये ऐसे जाएगी, जाना चाहेगी, परंतु जाएगी नहीं। क्यों नहीं जाएगी सर? क्योंकि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो इसका अपवर्तन होता है, अर्थात ये अपने पथ से विचलित होती है, अर्थात ये इधर ना जाकर के मान लो कि इधर से जाने लगे, अर्थात उनका कुछ विचलन हुआ। मान लेते हैं कि यहां पर इनका विचलन Δ1 कोण के साथ हुआ, अर्थात यहां पर विचलन कोण Δ1 है। अब बाबू, पुनः जब दूसरे लेंस पर जाएगी तो आप जानते हो कि प्रकाश सीधी रेखा में जाना चाहती है, अर्थात ये ऐसे जाना चाहती है, ऐसे जाती, ये थोड़ा सा और आगे की तरफ जाता, लेकिन मोड़ देते हैं थोड़ा सा, ना समझ में आया उतना मोड़े हैं, लेकिन वास्तव में सीधे और जाना चाहिए और सीधे होना चाहिए। तो ये प्रथम लेंस इसका इमेज यहां पर बनाएगा, यहां पर बनाएगा। वास्तव में बनेगा नहीं, बनाना चाहेगा, और ये जो जगह पर जहां पर ये बनाना चाह रहा है, ये कौन सा जगह है रे भाई? तो मुख अक्ष के समानांतर आती किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस पर जाती है, अर्थात प्रथम लेंस का फोकस f1 है तो ये f1 पर जाएगी, जाएगी नहीं, प्रथम लेंस वहां पर भेजना चाहेगा, परंतु द्वितीय लेंस पुनः इसका अपवर्तन करा देगा और ये ऐसी चले जाएगी। कोई दिक्कत? ये मान लेते हैं आपका f2 हो गया। यहां पर विचलन कितना करा दिया? तो ये द्वितीय लेंस Δ2 का विचलन करा दिया। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर O1 और इसका ऑप्टिकल सेंटर O2। मान लेते हैं यहां पर हाइट कितनी है रे भाई? यहां पर कितनी हाइट से किरण जा रही है लेंस के? तो H1 यहां पर जा रही है आपका H1 से। थोड़ा सा कलर चेंज करना पड़ेगा तब जाकर के आपको समझ में आएगा। यहां पर आपकी H1 से, और यहां पे हाइट कितना है भाई? तो यहां पर हम हाइट मान लेते हैं कि आपका है H2, यहां पर H2 से ये हो जाएंगे। इस बिंदु का नाम हम इस बिंदु का नाम दे देते हैं A और इस बिंदु का नाम दे देते हैं हम B। अब बाबू, इन दोनों लेंसों के तुल्य हम एक लेंस लेते हैं, इन दोनों लेंसों के तुल्य हम एक लेंस लेते हैं जिसकी फोकस दूरी f तुल्य हो। कितनी हो? f तुल्य, f तुल्य, अर्थात ये दोनों लेंस जो मिल करके काम कर रहे हैं वह लेंस ये अकेला करे। कहने का मतलब कि मुख अक्ष के समानांतर आती किरणों को ये लेंस अपवर्तन के पश्चात इसका प्रतिबिंब आपको यहां पर बना के हमको दे दे।
लो ये वाला, ये ऐसे यहां पर बना के दे दे हमको, अर्थात इन दोनों लेंस, ये दोनों लेंस जो कर रहे हैं वह अकेला ये लेंस किया। मान लेते हैं इसका ये ऑप्टिकल सेंटर O है और ये हाइट कितनी होगी, तो आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि ये H1 है, तो ये भी हाइट आपका H1 ही होगी, H1 ही होगी। कहने का मतलब ये दोनों लेंस मिल करके यहां पर इसका बना रहे हैं इमेज, तो ये अकेला लेंस इसका इमेज यहां पर बनाएगा। कोई दिक्कत? ये डेल्टा 1 विचलन किया, ये डेल्टा 2 विचलन किया, ये F2 मान लेते हैं यहां पर आपका ये किरण जा रही थी ना, ये किरण जा रही है ना, ध्यान दो, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, ये किरण जा रही है, ये आपका जा रही है ना, और यहां से ये आपका विचलन होकर के आपका ये ऐसे आ गई। तो मान लेते हैं यहां पर जो विचलन हुआ वो कितना हुआ, डेल्टा। तो अब बाबू थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये डेल्टा 2, तो ये वाला एंगल यहां पर भी कितना होगा, ये वाला, ये भी होगा आपका डेल्टा 2। कोई दिक्कत? ये आपका डेल्टा 1, तो ये आपका कितना होगा, डेल्टा 1। अब बाबू बड़ा सिंपल है, अब इस बिंदु का नाम दिए A, इसका B और इसका C दे देते हैं। अब ट्रायंगल F1 O1 में, F1 O1 में क्या हो जाएगा भाई, तो F1 O1 में जो डेल्टा है, अर्थात जो डेल्टा 1 है, F1 O1, ये एक त्रिभुज है ना, F1 O1, ये एक त्रिभुज बना। इस त्रिभुज में जो डेल्टा 1 है बहुत छोटा कोण है, बहुत छोटा कोण है, बहुत छोटा कोण है। तो बहुत छोटा कोण होने के कारण हम क्या कर सकते हैं भाई, तो डेल्टा 1 को tan डेल्टा 1 लिख सकते हैं। बाबू छोटे एंगल के लिए साइन थीटा को हम थीटा और थीटा को साइन थीटा, tan थीटा को हम थीटा और थीटा को tan थीटा लिख देते हैं। ये आपको मिल जाएगा। आप दरवेश आनंद ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, 11th फिजिक्स के में प्लेलिस्ट में जाकर के 11th फिजिक्स देखिए कहाँ पर है, और उसके बेसिक क्लास में जाइएगा, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन करके आपको एक वीडियो मिलेगा, उसमें आपको ये मिल जाएगा। कोई दिक्कत? यहाँ पर देख लीजिए, तो डेल्टा 1 को हम tan डेल्टा 1 लिख दिया, tan थीटा बराबर P/B, इसमें परपेंडिकुलर कितना है, O' अपॉन बेस कितना है, O' F1। कोई दिक्कत? अब देख लो, O' का मान कितना, H1, और O' F1 का मान यहां से, F1 का मान यहां से यहां तक आपका F1 है। तो आप कर दो यहां पर F1, फोकस दूरी है ना, अर्थात यहां पर आपको डेल्टा 1 का मान मिल जाएगा कितना, H1 अपॉन F1, इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार थोड़ा सा और नीचे करते हैं, थोड़ा सा और नीचे करते हैं। इसी प्रकार डेल्टा 2 का मान कितना हो जाएगा, H2 अपॉन F2, इक्वेशन नंबर 2। अब एक चीज देखो, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी, F1, और ये दूरी D है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये वाली, ये टोटल F1 है ना, F1 में से D घटा देंगे तो हमारा ये दूरी निकल जाएगा। कोई दिक्कत? और यहां से ये दूरी कितनी हो जाएगी, F तुल्य, यहां से यहां तक की दूरी। कोई दिक्कत? उम्मीद है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। यहां पर सर जी अब ट्रायंगल COF2 में, ये कैपिटल होना चाहिए, कैपिटल,
ये कैपिटल होना चाहिए, फोकस है, कैपिटल होना चाहिए। COF2 में क्या हो जाएगा भाई, चूंकि डेल्टा बहुत छोटा कोण है, अतः मतलब इसलिए डेल्टा बराबर tan डेल्टा, और tan डेल्टा बराबर P/B। P परपेंडिकुलर कितना, CO अपॉन B कितना, OF2। CO का मान H1, OF2 का मान F तुल्य, मतलब कि डेल्टा बराबर H1 अपॉन F तुल्य। इक्वेशन नंबर 3, कोई दिक्कत? अब डेल्टा बराबर कितना होगा, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, क्योंकि ये डेल्टा तो ये भी डेल्टा। अब ये एक त्रिभुज देखो यहां पर है, आपको एक त्रिभुज दिख रहा है, कलर चेंज करके थोड़ा सा बनाते हैं। देखो ये एक त्रिभुज आपको दिख रहा है, तो किसी त्रिभुज के दो अंतःकोण, ये डेल्टा 1 ये डेल्टा 2, किसी त्रिभुज के दो अंतःकोणों का योग एक बाह्य कोण के बराबर होता है। लिख देते हैं, त्रिभुज के दो अंतःकोण एक बाह्य कोण के बराबर होता है। तो अब लिख दो समीकरण 1 2 3 से मान रख दो, डेल्टा का मान कितना, H1 अपॉन F तुल्य इज इक्वल टू H1 अपॉन F1 प्लस H2 अपॉन F2। H1 कैंसिल आउट हो गया। सॉरी, ई कैसे यार, यहां पर H2 है, तो H2 का मान हमको निकालना पड़ेगा, तो इसको इक्वेशन नंबर 4 दे दो, और तब आप क्या करो कि H2 का मान निकालो। आसानी कैसे H2 का मान निकल जाएगा, कैसे देख लो, थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसको। देखो H2 के मान निकालने के लिए हम यहां पर इसको घेरते हैं और इस एरिया में H2 का मान निकालते हैं। देखो इसके बाद हम यहां से लिखना प्रारंभ कर रहे हैं, कोई दिक्कत? अब क्या कीजिए आप कि त्रिभुज AF1O1 तथा BF1O2 में AF1O1 तथा BF1O2 में क्या हो जाएगा, एंगल AO1 F1 बराबर होगा एंगल BO2 F1। कैसे? तो प्रत्येक समकोण है, और दूसरा एंगल AF1O1 बराबर होगा एंगल BF1O2 क्या, उभयनिष्ठ कोण। और जब दो कोण बराबर है किसी त्रिभुज का, तीसरा भी बराबर होगा, मतलब कि अतः ट्रायंगल AF1O1 तथा ट्रायंगल BF1O2 क्या होंगे, समरूप होंगे। और जब समरूप होंगे तो दो क्रमागत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा। यहां लिख दे रहे हैं, यहां लिखें, यहां पे लिखना थोड़ा मजा कम देगा, है ना, यहां पे मजा कम देगा, थोड़ा सा ऐसे हो ही जा रहा है भाई, एक पे एक आ जा रहा है, कोई नहीं, जगह की कमी है। चलो यहां करते हैं, फिर समीकरण 4 से उठा लेंगे। आप ये ध्यान दीजिएगा कि इसके बाद ये वाला होगा, तब आपका ये एक शब्द लिखे हैं, फिर यहां पे लिख रहे हैं नीचे, क्या भाई क्या हो जाएगा, ये ध्यान दो। समरूप होंगे दो क्रमागत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा, मतलब इसका परपेंडिकुलर H2 बटा इसका परपेंडिकुलर H1 बराबर होगा इसका आधार ये वाला कितना है बताओ, यहां पे ये निकाले हैं ना, कितना है F1 - D अपॉन इसका आधार कितना है, इसका आधार यहां से यहां तक देख रहे हो ना, ये वाला कितना है F1। तो यहां से आपका निकल जाएगा H2 का मान,
यहाँ से आपका S2 का मान निकल जाएगा। चलो हम ऊपर करते हैं और एक फाइनल शॉर्ट में इसको सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर देखो, तो यहाँ से कितना निकल जाएगा बताओ? S2 का मान निकल जाएगा F1 माइनस डी अपॉन F1 इंटू H1। रख दो समीकरण 4 में मान रखने पर, ये रहा समीकरण 4। समीकरण 4 में मान रखने पर, इसके बाद कंटिन्यू करना है, इसके बाद, है ना। समीकरण 4 में मान रखने पर क्या हो जाएगा समीकरण 4 भाई? तो हो जाएगा आपका, इसको हम ऐसे घेर देते हैं, कितना हो जाएगा? H1 अपॉन F तुल्य बराबर H1 अपॉन F1, H1 अपॉन F1 प्लस H2 अपॉन F2, है ना। और यहां पर क्या कीजिए, H2 का मान रख दीजिए। H2 का मान आपने कितना निकाला है? F1 माइनस डी अपॉन F1, कितना? F1 माइनस डी अपॉन F1 इंटू H1। अब H1 से H1 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई दिक्कत? तो हो जाएगा 1 अपॉन F तुल्य इज इक्वल टू 1 अपॉन F1 प्लस F1 माइनस डी अपॉन F1 अपॉन F2। अब ये वास्तव में ये F1 माइनस डी अपॉन F1 अपॉन ये मेन भाग है F2, ऊपर का नीचे वाला कहाँ आएगा? नीचे, अर्थात 1 अपॉन F तुल्य बराबर 1 अपॉन F1 प्लस F1 माइनस डी अपॉन ये F1 है, तो हो जाएगा F1 इंटू F2। अब क्या करेंगे? 1 अपॉन F तुल्य इज इक्वल टू 1 अपॉन F1 प्लस क्या हो जाएगा बोलो? F1 बटा F1 इंटू F2, ये माइनस D अपॉन F1 F2, दोनों जगह बांट दिए। F1 से F1 कैंसिल आउट हो गया, हमारा आंसर आ गया। हमारा फाइनल आंसर क्या है? 1 अपॉन F तुल्य इज इक्वल टू कितना? 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2 माइनस D अपॉन F1 F2। ये D दूरी पर रखे दो लेंसों की समतुल्य फोकस दूरी का फॉर्मूला होता है ना। और बहुत सिंपल सा है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, है ना। तो इसको आप लोग क्या कीजिएगा, अच्छा से खुद से प्रूफ कर लीजिएगा, आपके नोटबुक में भी होगा ये प्रश्न, है ना। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो क्या है हमारा अगला प्रश्न भाई? तो हमारा अगला प्रश्न है कि दो पतले, अच्छा ये तो उसका वाला लिखे थे ना, तो इसको हटा देते हैं पहले। सर जी हटा दीजिए इसको पहले। चलो हम हटा देते हैं, 1 मिनट में ये सॉल्व हो जाएगा। इसको सॉल्व करने में कोई बहुत बड़ा समस्या होने वाला नहीं है। क्या है भाई? तो दो पतले अभिसारी लेंसों की क्षमता दी गई है ना। दो पतले अभिसारी लेंस है, एक का P1 है 5 डाइऑप्टर और आपका P2 है 4 डाइऑप्टर। ये समाक्षीय रूप से एक दूसरे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। मतलब कि D का मान दिया है 10 सेंटीमीटर, मतलब कि 0.1 मीटर। समतुल्य लेंस की फोकस दूरी निकालना है, मतलब F तुल्य निकालना है। निकल जाएगा, निकल जाएगा। बोलो 1 अपॉन F तुल्य बराबर 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2 माइनस क्या होता है? D अपॉन F1 F2। तो 1 अपॉन F1 क्या हो जाएगा? P तुल्य। 1 अपॉन F तुल्य, 1 अपॉन F1 क्या हो जाएगा? P1। 1 अपॉन F2 कितना हो जाएगा? P2 माइनस 1 अपॉन F1 P1, 1 अपॉन F2 P2 इंटू D। तो P1 का मान कितना है? 5 प्लस 4 माइनस 5 इंटू 4 इंटू 0.1, 5 4 9 ना, 5 4 9 9 माइनस 5 के 20 20 दशमलव हट जाए 2 हो ना, तो 2 मतलब कितना? 7। P तुल्य का मान आया। और क्या निकालना है? लेंस की फोकस दूरी निकालनी है। बन जाएगा भाई, फोकस दूरी निकाल दो। अब 1/f तुल्य, चाहे ऐसे लिखो ना, P तुल्य बराबर 1/f तुल्य, मतलब कि F तुल्य बराबर 1/P तुल्य, मतलब कि 1/7, है ना। 1/7 ये मीटर में आएगा आंसर।
तो 1/7 मतलब कि सेंटीमीटर में बदलोगे तो कितना हो जाएगा 100 बटा, अगर बदलोगे तो, नहीं तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा 100/7 मतलब ये हो जाएगा आपका 14.2 सेंटीमीटर आंसर, ये आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? अगला प्रश्न देखते हैं क्या है भाई। अगला प्रश्न है कि दो पतले उत्तल लेंस जिनकी क्षमताएं इतना तथा इतना है एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर समाक्षीय रूप से रखे गए हैं। लेंस फोकस दूरी तथा क्षमता निकाले। बात ये आप लोग निकालो, अभी निकाले ना, सेम प्रश्न ये हम नहीं निकालेंगे, आप निकाल के कमेंट कीजिएगा, देखेंगे कितने लोग वीडियो को अभी तक देख रहे हैं, है ना। चलिए, है यहां पर हम शक्ति निकाले हैं ना, पी तुल्य भी निकाले हैं और एफ तुल्य भी निकालने हैं। यहां भी सेम वही है, पी तुल्य और एफ तुल्य निकालने हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो आप लोग क्या कीजिए भाई, तो मिला जुला के इसको सॉल्व करके जरूर कमेंट कीजिएगा क्या आपने आंसर लाया, है ना। तो मिलेंगे हम अगले लेक्चर में, अगले अध्याय में, तब तक के लिए बाय बाय।